हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीएस नंबर 19 के मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। हर बार की तरह आज भी अपन बहुत डिटेल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड कंसेप्ट सारे सीखेंगे। उनसे रिलेटेड क्या फॉर्मूला है, क्या याद रखना है, स्किप कैसे करना है, कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। बाकी एक डिस्क्लेमर समझ लीजिए कि बाकी के जितने भी पीटीएस होते हैं अपने, उनके कंपैरेटिवली आज वाला पीटीएस काफ़ी ईज़ी था। तो मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा आपको कि ये क्या है या फिर ये नई चीज़ क्या है। सब कुछ आपका लगभग पढ़ा हुआ लगेगा। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें अपन कुछ वार्तालाप करेंगे, बाकी सब अपना एकदम नॉर्मल चलेगा। तो देखो पहले क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या दे रखा है, 13 भाग 13 मतलब ये कैलकुलेशन का सवाल है तो इसमें 100% है कि बोर्ड मास लगेगा। अब बोर्ड मास के अंदर मैंने खास चीज़ें, हर एक चीज़ के अंदर अपन कुछ ना कुछ खास पॉइंट पढ़ते जाएँगे। तो सिर्फ बोर्ड मास की जगह आपको वी बोर्ड मास याद रखना है, जिसके अंदर वी का मतलब क्या होता है? वेनेकुलम होता है, ये मैंने पहले भी बताया और वेनेकुलम का मतलब बार होता है एग्ज़ैक्टली। तो अगर मान लो आपके पास में ऐसा लिखा हुआ है कि 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3, तो कायदे से तो 6 इंटू 3 पहले सॉल्व होना चाहिए, लेकिन अगर मैं 4 माइनस 6 पे बार लगा देता हूं तो ये एक तरीके से वेनेकुलम है, तो पहले ये सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। बस आपको ये एक खास बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो मैं बाकी की चीज़ों को हटा के क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चलें, तो देखो ब्रैकेट तो भाई दोनों के अंदर ही है तो ब्रैकेट सॉल्व होंगे। अब बोर्ड मास में क्या आता है, ब्रैकेट ऑफ आता है, तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, यानी 13 इंटू 13, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, यानी ये 169 बन गया। अब भाग हो जाएगा तो 13 बटे 169 और प्लस में 13 होल अपॉन में क्या आ जाएगा। अब यहाँ तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, बोर्ड मास डी एम आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13 बटे 13 गुणा 13, तो 13 से 13 कट जाएगा, 13 प्लस 13 बचेगा, यानी कि 26 बच जाएगा। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसको 13 बार काटेगा। अब इसका अपन एलसीएम लेंगे तो ये 169 बन जाएगा गुणा करने पे, और 1 जुड़ेगा तो 170 बटे 13, पूरे बटे में 26 बटे 1 है तो इसे 1 बटे 26 लिख दो। अब देखो हर एक ऑप्शन में कटी हुई वैल्यूज लिख रखी हैं, तो इसका आधा करेंगे 85, इसका आधा करेंगे 13, तो 85 अपॉन 169 आ जाएगा। ये आसानी से याद रह जाएगा। एक चीज और याद करवा देता हूँ रिवाइज, कि भाई 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है, जस्ट ये उल्टे हो जाते हैं। और मैंने एक और ऐसे ही याद करवा रखा है कि 24 का स्क्वायर 576 है और 26 का स्क्वायर 676 है। भाई इन छोटी छोटी चीजों को याद रखो, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। चलते हैं अपन सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या गिवन है कि संख्याएं दे रखी हैं ए और बी, वो इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4%, यानी ए का 6% है और बी का 4% है, तो दोनों लिखते हैं पहले अपन। तो ए का मैंने लिखा 6% प्लस में बी का मैंने लिखा 4%, ठीक है, का योग, तो मैंने योग कर दिया, सम कर दिया इन दोनों का, इज 2/5 ऑफ द सम, यानी कि इसके और इसके जोड़ का 2/5वां भाग है। अरे तो बराबर होगा किसका, 7% तो ए का और बी का 11% और बटे 100, और इसका कौन सा भाग है, 2/5वां भाग है। बड़ा ही आसानी से कैलकुलेशन कर लिया अपन ने। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। भाई यहां से आप 100 कॉमन निकाल लो, मतलब एलसीएम निकाल लो, तो सारे के सारे 100 जो हैं वो कट जाएंगे। बाकी मैं परसेंटेज नहीं भी लिखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ये देखो ये क्या होगा, ये 5 अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30a और प्लस में 20b बराबर में 2 अंदर गुना होगा, तो 14a और प्लस में 22b आ जाएगा। 30a में से 14a जाएगा तो 16a बचेगा, 22b में से 2b जाएगा तो मतलब 20b जाएगा तो सिर्फ 2b बचेगा। तो a अपॉन b की वैल्यू, इसने a और b का रेशियो ही पूछा है तो वो आ जाएगा 1 अपॉन में 8, क्योंकि 2 से 16 8 बार कट जाएगा तो 1 अपॉन 8 रेशियो आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा अपना, कहीं कोई दिक्कत नहीं चल रही है। अपन चलते हैं थर्ड वाले नंबर वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो ट्रेन है जिनकी लेंथ 110 और 85 मीटर है। ये क्या करते हैं कि एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः इस और इस स्पीड की गति से चलना शुरू करते हैं। यानी ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, दोनों ने यहां से चलना स्टार्ट किया है। ये तो अपनी बड़े वाली ट्रेन है और ये छोटे वाली ट्रेन है, बिल्कुल कायदे की बात है। ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, सेम दिशा में जा रही है। ठीक है, बड़े वाली ट्रेन की लंबाई इसने 110 मीटर बताई है, छोटी वाली ट्रेन की 85 मीटर बताई है। आगे इसने क्या बोला है कि तेज गति वाली ट्रेन को धीमी गति वाली ट्रेन को पार करने में लगा समय सेकंड में ज्ञात करना है। भाई इनकी स्पीड लिख लेते हैं पहले, ये 12 मीटर पर सेकंड है और नीचे वाले की 7 मीटर पर सेकंड है। तो इसने बोला है कि जो ट्रेन तेज चल रही है वो धीरे चलने वाली ट्रेन को कितनी देर में, यानी कितने समय में पार कर लेगी। एक बात बताना, पार करने का एग्जैक्टली मतलब क्या है। भाई ऐसा नहीं है कि जैसे ये मेरी छोटे वाली ट्रेन है
और बड़े वाली ट्रेन का जैसे अब ये इंजन है, ऐसा समझना, ई से इंजन है, पी से पीछे का भाग है और बीच में डब्बे हैं। यहाँ पे अब ये बड़े वाली ट्रेन है, ये इसका इंजन है, ये पीछे का भाग है और ये डब्बे हैं। मेरे को एक बात बताना, पार करने का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ इंजन यहाँ से क्रॉस कर जाए, यानी ये इस सिचुएशन में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। पार करने का मतलब है कि बड़े वाली जो ट्रेन है ना, वो एग्जैक्टली इस कंडीशन में रहे, यानी कि लास्ट वाला डब्बा एकदम इंजन से आगे निकल जाएगा। पूरी ट्रेन पार करने का मतलब होता है। तो भाई पार करवाना है अपन को, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखो ही मत, ट्रेन से समझो ही मत। आप ये समझो कि एक इतनी दूरी है, टोटल एक लेंथ इतनी है, जो दोनों ट्रेनों की अपनी टोटल लेंथ है, उसको अपन को पार करना है और स्पीड अपन को दे रखी है। अब स्पीड का भी मैं कंसेप्ट बताता हूँ क्या होता है। भाई इन सारी चीजों को तो एक बार हटा देते हैं, इतना समझ लेते हैं कि जब भी कोई दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो वो दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। और कोई दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाएंगी, तो वो इस तरीके से चलेंगे कि दोनों एक दूसरे की स्पीड को अपन घटाना पड़ेगा अपन को। तो कैसे करेंगे भाई, सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला, दोनों ट्रेनों की लेंथ को जोड़ेंगे अपन, अपन को टाइम निकालना था, टाइम के लिए टी लिखा अपन ने, दोनों ट्रेनों की डिस्टेंस को जोड़ा, तो अपन ने टोटल डिस्टेंस यानी 110 प्लस 85 अपॉन में क्या आएगा, टोटल स्पीड आएगी। टोटल स्पीड इफेक्टिव स्पीड बोला जाता है इसे। तो ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें तो अपन प्लस करते हैं, और जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 में से 7 घट जाएगा। तो ऊपर तो बन गया 195, नीचे बन गया 5। अब इसको काटेंगे अपन, तो ये कितना बन जाएगा भाई, 200 से जब काटते तो 40 आता, ये 200 से जस्ट एक कम है, तो 40 से एक कम यानी 39 आ जाएगा। 39 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आप अपने हिसाब से काट लेना, आंसर आना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन। इसमें एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन कर लिया होगा सबने, स्किप मत करिए, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। क्या बताना है कि भाई जैसे देखो, इसने क्या बोला है कि ये सारे, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, ये सिटीज हैं, और ये पास और फेल का रेशियो दे रखा है, पास और फेल का रेशियो दे रखा है। मेरे को एक बात बताओ, इसने पूछा है ना, एक बार वो पढ़ो आप, कि शहर में प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है तथा शहर में इसका प्रतिशत क्या है। इसने ये पूछा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी सबसे ज्यादा कौन से सिटी में है और उनका परसेंटेज कितना है। मेरे को एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट से इस चीज पे फर्क पड़ेगा क्या कि कितनों ने अपेयर किया है? नहीं पड़ेगा। कैसे? क्योंकि अपन को सिर्फ पास और फेल की ही बात करनी है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को आप इग्नोर कर दीजिए और इस क्वेश्चन को एक नए अप्रोच से बताता हूं मैं। भाई ऐसा नहीं करना है कि आप 660 से पहले पास और फेल निकाल रहे हो, फिर उनका रेशियो निकाल रहे हो, फिर परसेंटेज निकाल रहे हो, मत करो। डायरेक्टली परसेंटेज पे चले जाओ। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे एक सेकंड, सबसे पहले अपन ने क्या किया कि जैसे 5 और 6 रेशियो दे रखा था, मतलब 6 बच्चे फेल हो रहे थे, कितने में से, 11 में से फेल हो रहे थे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। आ रहा है समझ में? देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको यहाँ किया है। भाई 3 बच्चे फेल हो रहे हैं, टोटल 5 बच्चे थे, उनमें से परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर दिया। इसको सोल्व यहाँ करेंगे, तो बच्चे 2 फेल हो रहे हैं, कितने में से, 3 में से नहीं, 5 में से, टोटल 5 बच्चे हैं, और गुणा 100। यहाँ पे 5 बच्चे फेल हो रहे हैं, टोटल 9 में से, और गुणा 100। ये मैंने फेल होने वाले बच्चों के परसेंटेज निकाल लिया। अब यहाँ से ये भी पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सी सिटी में हुए, ये भी पता लग जाएगा कि हुआ कितना ज्यादा है। देखिएगा भाई, ये तो हर कोई सिंप्लीफाई कर लेगा, 20 से इसको काट के 60% लिख देगा। ये भी इसको सिंप्लीफाई कोई भी कर लेगा, 20 को 2 से गुणा करके 40% लिख देगा। मुद्दा कहां पे आता है, इस पे और इस पे। अब ये नहीं है कि आप इसको 600/11 कर रहे हो, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। दो आपको रेशियो याद रखने हैं परसेंटेज के। क्या? एक तो होता है 1/11। 1/11 का मतलब क्या होता है, 9 सही 1/9%। और एक होता है 1/9, ये होता है 11 सही 1/11%। अब बताओ मैंने कितना आसानी से बताया, ये दोनों एक दूसरे के बस उल्टे हैं, वैल्यूज आपको चेंज करनी है। और यही काम अब यहाँ पे करेंगे। कैसे देखिएगा, 100/11 का मतलब एक्चुअली में ये रेशियो में जब अपन लिखेंगे तो 1/11 ही तो है ये। 1/11 का मतलब इतना परसेंटेज होता है। अब उसको 6 से गुणा कर रखा है इसने, तो अपन भी 6 से गुणा कर देंगे। यानी 9 सही 1/9% को आप 6 से अगर गुणा करते हो तो देखो ये 54% बनेगा। 6/9 भी बनेगा। 6/9 को 3 से काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा। यानी ये वाला आ गया 54 सही 2/3%। ये वाला देख लो, 1/9 की मतलब होती है 11 से 1/11, उसमें 5 से गुणा करना है, तो कितना बन जाएगा, 11 इंटू 5 55 सही 5/11%। अब मेरे को ये बताओ, कोई भी बता सकता है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है, 60% दिख रहा है। कौन सी सिटी का था, बी सिटी का था, यानी बी सिटी और 60% अपना मैच कर गया। आसानी से अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप बताओ, पहले 660 से वो रेशियो निकालते, फिर पास फेल निकालते, करते नहीं करना है वैसे चीज, ठीक है।
नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है देखो। 5वें नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि 2 इंसान हैं, 2 व्यक्ति हैं, ये 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर का स्टेप लेते हैं। स्टेप का मतलब क्या है कि जैसे कोई इंसान ऐसे चलता है, तो ये जो लेंथ है ना, ये उसके स्टेप की लेंथ है। जैसे देखिएगा, ये अपन ने बनाया, ये एक छोटा इंसान है, तो ये जो लेंथ है ना, ये 77 है और अब एक खली भाई साहब हैं अपने, तो इसके पैर की लेंथ थोड़ी बड़ी है, ये 88 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों ने आगे चलना चालू किया। ये बोल रहा है कि यदि वे एक कदम से चलना शुरू करते हैं, तो उन्हें कितनी न्यूनतम दूरी तय करनी होगी कि वे दोनों पूरे कदम में दूरी तय करें। अगर आपको ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को इतने आसानी से सोल्व कर सकते हो, जिसकी कोई हद नहीं है। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। ये बात समझिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि ये भाई कुछ दूरी चल के जाएंगे, कितनी भी दूरी चलें, कितनी भी स्पीड से चलें, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है यहां जब इस दूरी पे पहुंचे ये, तो क्या हो कि ये बंदा इस कंडीशन में ना रह जाए कि एक पैर इधर एक पैर इधर। कंडीशन ऐसी होनी चाहिए एग्जैक्टली कि ये बंदे का जो पैर है वो इस लाइन पे एकदम कंप्लीट खत्म होना चाहिए, वो आधे अधूरे हवा में ना रह जाए। बस ये अपन को निकालना है। तो अब ये क्वेश्चन कौन सा बन गया, अगर आपका दिमाग लग पा रहा है तो? क्वेश्चन ये ऐसा बन गया कि 5 घंटियां दे रखी हैं, उनको एक साथ बजाया तो वो दोबारा से साथ में कब बजेंगी? ट्रैफिक सिग्नल है, वो एक साथ कब ब्लिंक करेगा? ये दोनों एक साथ पैर कब रखेंगे, कितनी दूरी पे रखेंगे मतलब? तो कुछ नहीं करना, न्यूनतम दूरी पूछी है, एलसीएम निकालना है। किस किस का? 77 का और 88 का। अब मुद्दा बस ये आता है, आप ये भी सीख गए एलसीएम निकालना है, पर एलसीएम निकालने में आप टाइम लगा दोगे, वो भी नहीं करना है। कैसे निकालना है, मेरा बेस्ट तरीका बताया, 7 गुणा 11 लिख सकते हैं, इसे 8 गुणा 11 लिख सकते हैं। सब चीजों की मैक्सिमम पावर लिख दो, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, 8 की मैक्सिमम पावर भी 1 है, 11 की भी इंडिविजुअली मैक्सिमम पावर 1 है। अगर यहाँ पे 11 की पावर 2 होती तो मैं यहाँ पे 11 की पावर 2 लिख देता, पर अभी नीड नहीं है, तो अपन हटा देते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे भी देखो, हर एक चीज में आपको टाइम सेव करना बचा रहा हूं मैं। कैसे भाई? 8 गुणा 7 56 होता है। क्यों? क्योंकि मैंने 11 से गुणा करने की ट्रिक बताई है। मैंने यहाँ पे वीडियो भी अटैच कर दिया है, अगर किसी ने नहीं जाके देखी है तो वो शॉर्ट वीडियो जरूर देखेगा। बेस्ट ट्रिक है 11 से गुणा करने की। क्या करना है भाई? 5 और 6 को इधर और इधर लिखना है, बीच में दोनों का जोड़ लिख देना है। जोड़ तो 11 होता है, तो 1 लिखेंगे, एक ही डिजिट लिखा जाएगा, वो जो 1 है वो इसमें जुड़ जाएगा, यानी 616 मेरा आंसर आ जाएगा। आप अपने तरीके से गुणा करके देखोगे तो भी 616 ही आएगा। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ममता है, ठीक है। ममता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करी, जो 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतने रुपए हो गई। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, मतलब कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। कितनी राशि जमा करी थी, मतलब अपन से प्रिंसिपल पूछ रहा है। इसमें एक कीवर्ड है जिसका ध्यान रखना है भाई। इंग्लिश वालों के तो मजे हैं कि अमाउंटेड दे दिया उसने, यानी ये अमाउंट है, पर हो गई का मतलब भी आपको अमाउंट याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज को। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसने बस इतना बताया है अपन को कि कोई एक अमाउंट दे रखा है और अपन को बस ये प्रिंसिपल ज्ञात करवा रहा है और कुछ नहीं ज्ञात करवा रहा। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम अपना फॉर्मूला होता है, पर फॉर्मूला तो अपन नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूले से कैलकुलेशन लंबी जाती है। अपन तो इसमें या तो कोई रेशियो मेथड लगाएंगे या फिर कोई ऐसा मेथड लगाएंगे जिससे कैलकुलेशन अपनी आसान हो पाए। कैसे करेंगे देखिएगा। क्या होता है कि जब भी अपन कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं तो ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी अपन इसमें रेशियो मेथड लगा लेते हैं। तो भाई 5% की रेट है, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है बताइए? 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी जो ब्याज है वो 20 से 21 हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही है। ये तो पहले साल का है, दूसरे साल में भी 20 से 21, तीसरे साल में भी 20 से 21। और अगर तीनों सालों का कंबाइंड ही निकालना है तो आप बेसिकली ऐसा भी कर सकते थे, 20 का क्यूब भी कर सकते थे 3 साल को लेके। तो वैसे भी इसको गुणा करेंगे तो 8000 आ जाएगा, और 21 का क्यूब भाई पता होना चाहिए अब आपको यहाँ पे। अगर नहीं पता है तो आप सोल्व करो। कैसे करो कि 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, उसको डायरेक्टली 21 से गुणा कर लो। अपन लिख देते हैं ये होता है 9261 होता है। अब क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो करना क्या पड़ेगा कि भाई अपन को इसने अमाउंट दे रखा है और ये अपना अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, ठीक है। यानी जो 27,783 वैल्यू है वो 9261 की है। यहाँ पे एक चीज सुनिएगा, छोटी सी चीज बतानी है। पहली बात तो फॉर्मूला तो वही लगना है अपना, वैल्यू बटा किसकी, और चाहिए किसकी अपन को प्रिंसिपल निकालना है, यानी 8000 की वैल्यू चाहिए। पर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इस क्वेश्चन में अगर किसी को भी कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो वो यहां तक पहुंच जाएगा और किसी तरीके से पहुंच जाएगा। पर कैलकुलेशन भी तो अपना मेन चीज है जो अपन को हैम्पर करेगी एग्जाम के अंदर। तो क्या करना है भाई? या तो आप इसमें डिजिटल सम लगाओगे,
लेकिन डिजिटल सम जब नहीं लगा सकते, मैंने बताया था कि जब नीचे 3, 6 या 9 आ जाए। इसका तो सम भाई डिजिटल सम नीचे से 9 ही आ रहा है, तो वो तो नहीं लगेगा। लगेगा क्या? देखो ध्यान से विजुअलाइज़ करना चालू करो चीज़ों को। नोटिस करो 1 का 3 गुणा 3, 26 का 3 गुणा 78, 9 का 3 गुणा 27, क्लियरली दिख रहा है ये इसका 3 गुना है। और इतना दिमाग कैसे लग पाया? भई हर एक ऑप्शन जो है वो एग्ज़ैक्ट वैल्यू दे रखी है। तो पॉइंटों में तो आंसर कभी आ ही नहीं सकता, पूरा-पूरा काटेगा तो 3 बार काट रहा है, 3 इंटू 8 करेंगे तो 24,000 अपना आंसर आ जाएगा। अपन नेक्स्ट वाले पे बढ़ जाएँगे। इतना आसान है बस। ये आता है फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन। ये सारे मैंने भी फॉर्मूले पहले पीटीएस के अंदर लिखवा रखे हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। भाई फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो ए बी सी के लिए निकलता है और कैसे होता है कि बी इंटू सी अपॉन ए। थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो ए बी के लिए निकलता है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। और मीन प्रोपोर्शन भी ए बी के लिए निकलता है जिसका फॉर्मूला होता है रूट में ए बी। ये याद है अपन को? और याद नहीं है तो रिवाइज करो, इनको याद करो भाई। ऐसा होता है कि बहुत सारी शिफ्ट में इस चीज का क्वेश्चन मिल ही जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। करना क्या है भाई, इसको जैसे ये ए लिखा है, ये बी है, ये सी है, तो बी को सी से गुणा करो और ए से भाग दो। ठीक है, अपन लिख लेते हैं चीजों को और भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब और इनटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब लेकिन एक चीज और मुद्दा आता है यहाँ पे भाई, हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प करेंगे। क्या? देखो, यहाँ तक कोई भी लिख लेगा भाई जिसको फॉर्मूला पता है वो। लेकिन मेन चीज यहाँ आती है कि आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हो। आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतना बड़ा बना सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले याद है अलजेब्रा के तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो इससे आगे। कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ऐसा बनाओ कि चीजें कटें। तो आप इसको ए प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्म में कभी मत लेके जाना क्योंकि चीजें कटेंगी नहीं। अरे भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली चीजें दे रखी हैं, ए माइनस बी दे रखा है, तो ऐसे फॉर्म में बदलो ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में जब भी प्लस वाला फॉर्मूला होता है तो माइनस आता है, बस ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे क्या आएगा, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, एज इट इज लिख देते हैं। जब भी माइनस वाला फॉर्मूला आएगा तो फर्क देखो कितना आएगा, बस ए माइनस बी तो आएगा ही आएगा। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई इसमें माइनस ए भी था तो इसमें प्लस ए भी आ जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ता है अपने। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, काटने चालू करेंगे। ए प्लस बी से और ए प्लस बी से ये दोनों पावर कट गई, ए माइनस बी से ये कट गया, ऊपर तो बच गया ये, नीचे बच गया ये, और ऐसा अपन को एग्जैक्टली इस ऑप्शन में दिख रहा है, ए वाला आप करेक्ट करके आ जाओगे। अब बताओ कितना आसान था, 2 लाइनों में होने लायक क्वेश्चन था, डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, 8th नंबर पे चलते हैं। इसने बताया है कि 12 बाई 36 बाई 4 इस डायमेंशन का एक घनाभ है। इस घनाभ को पिघला के अपन ने एक घन बनाया है। जब भी मैंने बताया है कि मेल्ट एंड रिकास्ट वाला क्वेश्चन आए, मतलब किसी चीज को पिघला के कुछ बनाया जाए, तो हमेशा वॉल्यूम लेते हैं अपन। तो इसकी जो क्यूबॉइड की घनाभ की जो वॉल्यूम है वो घन की वॉल्यूम के बराबर होगी। आगे चलते हैं, पूछा क्या है। इसने बताया कि वर्ग इकाइयों में घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर होता है, और ये अपन कब निकाल पाएंगे, जब अपन को a मिल जाएगा। a कैसे मिलेगा, वो क्यूब से निकालेंगे अपन, वॉल्यूम से। कैसे? देखो, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, यानी 12 इंटू 36 इंटू 4, ये बराबर होगी a के क्यूब के, यानी क्या आ जाएगा, a का क्यूब आ जाएगा। अब a निकल जाएगा यहाँ से और वो a अपन यहाँ पुट करके आंसर निकाल लेंगे। कायदे से आप इसको पॉज करके सिंप्लीफाई करके एक बार देखो। बस मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसको गुणा कभी मत करना, कभी नहीं करना, क्योंकि गुणा करोगे फिर क्यूब रूट निकालोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे क्यूब रूट कितने याद रखोगे, क्यों नहीं करना है। कैसे करना है, देखो 12 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 3, ये वाला 4 एज इट इज आ गया। 36 को 9 गुणा 4 लिख सकते हैं, तो मैंने 4 तो एज इट इज लिख दिया, 9 को मैंने 3 गुणा 3 में ब्रेक कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्यूब रूट लेना है, 3 चीजें आती हैं। जैसे देखो 4 गुणा 4 है, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4 आ जाता है। तो भई 4 गुणा 4 गुणा 4 लिखा है, इसका क्यूब रूट लोगे तो 4 आ जाएगा। तो भई देखो 1, 2, 3, 3 बार 4 है तो क्यूब रूट लिया तो 4 आ गया। 3 बार 3 था, क्यूब रूट लिया तो 3 आ गया। ये a की वैल्यू आ गई, यानी a अपना 12 आ गया। और अपन को तो 6a स्क्वायर निकालना है, यानी 6 इंटू 12 का स्क्वायर करना है, यानी 6 इंटू 144 निकालना है। अभी आसानी से सोल्व कर लेंगे, और पूरा भी नहीं करना चाहते तो मत करिए, क्योंकि 6 इंटू 4 24, यूनिट डिजिट 4, पहला ऑप्शन आराम से आ जाएगा। पूरा सोल्व करने की भी नीड नहीं है, ये हर बार बोलता हूँ मैं। जितना पॉसिबल हो सके यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ऐसी चीजें लगाइए, आसानी से आंसर आते जाएंगे। 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताया है कि एक स्टूडेंट है, उसको ये 5 सब्जेक्टों के नंबर दे रखे हैं। ये संस्कृत के, ये इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, सोशल के और ये कंप्यूटर साइंस के।
इसने बोला है कि मैथमेटिक्स, सोशल और कंप्यूटर साइंस का एवरेज कितना ज्यादा है संस्कृत, इंग्लिश और मैथमेटिक्स से। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक बात बताओ, पहले अपन को इन तीनों का एवरेज निकालना है और फिर दोबारा से अपन को इसका, इसका और इसका एवरेज निकालना है। ये वाला नंबर 2 बार आ गया 72, तो आप इसको 2 बार मत लिखो। कैलकुलेशन में क्यों फंसना है, ज्यादा चीजों को क्यों जोड़ना है। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। भाई पहले 72 का, 58 का और 83 का अपन को एवरेज लेना है। एवरेज के लिए तो भाई नीचे 3 संख्या है तो 3 आ जाएगा, ऊपर जोड़ आ जाएगा। इधर क्या होगा, 62 का, 58 का और 72 का एवरेज लेना है। पर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि भाई जब अपन को ये मैथ 2 बार दे रखी है तो आप इस 72 को और 72 को क्यों ले रहे हो? फालतू में कैलकुलेशन मत बढ़ाइए। नीचे जरूर 3 आएगा, ये ध्यान रखना, बाकी 72 को लेने की नीड नहीं है। और अगर कोई इतना समझ नहीं पा रहा है तो ऐसे समझ लो, यहाँ भी 72/3 है, यहाँ भी 72/3 आएगा, कट जाएंगे, ठीक है। बाकी की चीजों को सिंप्लीफाई कर लो। इसको अपन ने सोल्व किया तो ये आया 8 और 3 11 का, एक हाथ लग गई, एक 8 और 5 13 और 1 14, 141/3 और माइनस में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120/3। एलसीएम तो 3 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा 21/3, इसका मतलब 7 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन एकदम से सही है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी सही क्वेश्चन है। इसने बोला है कि x-2 एक फैक्टर है यानी गुणनखंड है इस चीज का, तो k की वैल्यू बतानी है। भाई गुणनखंड क्या होता है आप मेरे को बताओ। गुणनखंड एक ऐसी चीज होती है, जैसे 12 का गुणनखंड 4 है, तो गुणनखंड एक ऐसी चीज होती है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। और अगर कोई भी चीज किसी चीज को पूर्णतः विभाजित कर रही है, यानी रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है। कायदे से सही बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यानी कि जो रिमाइंडर है, पहली बात तो वो 0 है, यानी x-2 को मैं 0 के बराबर रख सकता हूं, यानी x की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको k निकालना है, तो ये x जो 2 आया है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यही तो होता है इसका मुद्दा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सेकंड मेथड भी है कि आप जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस 12kx वाली इक्वेशन को लिख के और इसमें x-2 से भाग दे सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करके भी आंसर बता सकते हो, पर ऐसे में नहीं जाना है। आप जितना आसान बनाओगे उतना फायदे में रहोगे। क्या करना है भाई, x बराबर अपन ने 2 निकाला, ये x2 इसमें रख दो x की जगह पे। तो देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 12 इंटू के इंटू 2 और माइनस में 25 इंटू के, और ये तो भाई 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 दूनी 8 बन गया, ये 24 के बन गया, ये माइनस 25 के बन गया, बराबर 0 आएगा। ये माइनस के है, उधर जाके प्लस का के बन जाएगा, यानी के की वैल्यू 8 आ गई और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। बड़ा ही आसान चल रहा है। 10 क्वेश्चन अपन ने सिंप्लीफाई कर लिए हैं, पता भी नहीं लगा और इतने आसान-आसान थे। कहीं भी अपन को ऐसी कोई फील नहीं आई कि ये क्या चल रहा है, ठीक है? बड़ा ही आसान है। चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। एक समलम चतुर्भुज है यानी ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया दे रखा है 1720। ट्रेपीजियम अपना इस शेप का होता है। इसका एरिया दे रखा है इसने 1720। तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला आपके हैंड टू हैंड दिमाग में आ जाना चाहिए। जिसको नहीं पता है मैं अभी लिखूंगा, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 40, यानी एक साइड 40 है और लेंथ ऑफ दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 40 है, यानी ये 40 है। और इसने दे रखा है एक पैरेलल साइड 48 है, तो दूसरी पैरेलल साइड अपन से पूछ रहा है, इसको x मान लो। अब देखो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बस बाकी आसान है क्वेश्चन। क्या है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 पैरेलल साइड्स का जोड़ और गुणा में हाइट। यही होता है फॉर्मूला, आसान है भाई। 1720 बराबर 1/2, एक भुजा 48 है, एक भुजा को x माना है अपन ने, हाइट की वैल्यू 40 है, आराम से आ गया। 2 से 40 को काटा 20 बार कट गया, 20 से इसको काटा 0 से तो 0 कट गया, 172 में 2 का भाग देंगे तो 86 आ जाएगा। पर अपन को तो x निकालना है, तो क्या आएगा, 86 में से अपन 48 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 38 अपन को पहले ऑप्शन में देखा है, एकदम से सही आंसर है। बड़ा ही मजा आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है। जो फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं भाई वो कॉपी में नोट डाउन करिए, वरना कोई फायदा नहीं है ये पढ़ने का, ठीक है। बाकी 12 नंबर पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोर्ड मास अपन ने पहले भी पढ़ा था। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो पहले अपन ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी पहले ऑफ सोल्व होगा, फिर प्लस पे आएंगे। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, 1/4 आएगा, फिर प्लस में 3 से 3 कट जाएगा, 5/4 आएगा। भाई ये तो 6/4 आ गया। और इधर देखो तो पहले डिवाइड सोल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई आता है, डी और एम, है ना। तो ये 4 आ जाएगा, यानी 4 में अब इस चीज की गुणा करनी है। तो 4 में किस चीज की गुणा करनी है, 6/4 की गुणा करनी है। 4 से 4 कट गया, 6 अपना आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सही है, कोई आसान, एकदम एकदम आसान चल रहा है। मतलब आज का पेपर तो सच में बहुत ईजी है। 13 नंबर पे चलो। 1.5 लाख रुपए पे 8% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में अर्जित ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर पूछ रहे हैं। भाई अगर 1 साल दे रखी होती है, 2 साल दे रखी होती है, तो अपन फॉर्मूला भी लगाने की सोचते एक बार के लिए। फॉर्मूला वैसे तो मुश्किल बनाता है पर सोचते।
लेकिन अर्धवार्षिक ब्याज दे दिया तो अब अपन फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, तो सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई भी आसानी से हो जाएगा। जैसे देखो क्या है, हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा कैलकुलेटिव ज़रूर बोल सकते हैं अपन, पर मुश्किल नहीं है। कैसे? देखो, 1.5 लाख पे 8% सिंपल इंटरेस्ट की दर से 1 साल के लिए अगर अपन ब्याज निकालते हैं, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटेंगे, 15 आठे 120 होता है और उसके आगे 2 ज़ीरो और लग जाएँगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट अपना ₹12,000 आ गया। इधर कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें करते हैं। भई मैंने जब भी बताया है कि हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, सेमी एनुअली कुछ भी लिख दे, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि अर्धवार्षिक ब्याज है और अर्धवार्षिक ब्याज पे जो रेट होती है वो आधी हो जाती है और टाइम दुगना हो जाता है। यानी रेट जो है वो 4% बन जाएगी और जो टाइम है अपना 1 साल का वो 2 साल का बन जाएगा। इतना ही चेंज आएगा बस। तो क्या करना है, 1.5 लाख रुपए के ऊपर अपन को क्या करना है, 1 प्लस रेट अपॉन 100 आता है, 4/100 आता है। 4/100 को आप 1/25 लिख सकते हो और पावर 2 आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आसान है। देखना कैलकुलेशन कितनी आसान बना दूँगा। ये 26/25 का स्क्वायर है, तो 26/25 इंटू 26/25 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 25 से 100 को काटोगे तो 4 आएगा, 25 से फिर 100 को काटोगे तो 4 आएगा। अब देखो 15 चौके 60, 60 चौके 240। मैंने इन 100 को अलग-अलग लिख दिया था पर अपन ने यहीं काट लिया आसान बनाने के लिए। तो ये कितना आ गया, 15 चौके 60 चौके 240 आ गया। अब 240 में गुणा क्या करना है, 26 इंटू 26 से गुणा करना है। मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में आते ही, 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676। तो इसमें आपको 676 से गुणा करनी है। अब गुणा करके लिखेंगे अपन तो 0 आ जाएगा। तो इसको इससे गुणा करना चालू करो। ये 0 आ गया। अब देखो 24 को अपन 6 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा, 4 लिखा, 14 कैरी लग जाएगी। 24 को 7 से गुणा करेंगे। भाई मैं इसको जल्दी से गुणा करके लिख देता हूँ, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 16 और 224 आ जाएगा। तो अब ये तो अपना अमाउंट आया है, अपन को तो इंटरेस्ट बताना है। अरे तो इसके अंदर से 1.5 लाख को घटा दो, तो क्या आ जाएगा? 1.5 लाख को इसमें से घटाओगे तो 12,240 आ जाएगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 12,240 आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 12,000 आया था। अंतर दोनों का बताना था। क्लियरली लिखा है इसने कि डिफरेंस फाइंड करना है। तो भाई दोनों का अंतर कितना है? 240 है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताओ कोई मुश्किल लगा क्या इसके अंदर? बस कैलकुलेशन आपको करने का तरीका होना चाहिए, जल्दी निकालना आना चाहिए। 14 नंबर पे चलते हैं। इसमें बोला है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कर सबने लिया होगा लेकिन इसमें भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। ये इसने दे रखा है 5544 है। इसने बोला है कि अगर गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, त्रिज्या को 2r बना दिया जाए, ठीक है? तो ये बोल रहा है नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अरे भाई 4 पाई 2r का स्क्वायर ही तो अपन को निकालना है। अब देखो इसमें 2 तरह के बच्चे हैं जो 2 तरह का दिमाग लगाएँगे। लेकिन अपन को हमेशा ऐसी चीज़ करनी है जिससे जल्दी सोल्व हो। कैसे? देखो, भई एक बात बताओ मुझे, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये है। आप पहले यहाँ से r निकालोगे इनको काट-पीट के और फिर उस r का दोगुना करोगे, फिर इसमें वैल्यू रखोगे, फिर सोल्व करोगे। इतना क्यों करना है? आप इसको सोल्व करो। ये देखो 4 पाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू r का स्क्वायर। भई 4 पाई r स्क्वायर तो पहले भी था, बस एक 4 का ही तो फ़र्क आया है गुणा के अंदर। तो इसका 4 गुणा कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका 4 गुणा करेंगे तो देखो 4 चौके 16 का 6, 1 कैरी लगेगी, 4 चौके 16 और 1 17 का 7, फिर 1 कैरी लगेगी और 5 इंटू 4 55 को ही 4 से गुणा कर लो डायरेक्टली तो 220 आएगा, उसमें 1 जुड़ेगा 221 आ जाएगा, 22176। ये अपना आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसानी से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, फालतू कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्टली अपन 4 गुणा जब कर सकते हैं तो। नेक्स्ट वाले पे चलो 15 नंबर पे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का नंबर लगाना है। तो भई पहली बात तो सारे ऑप्शन 2 डिजिट के हैं, तो अपन ऑप्शन एलिमिनेट तो कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। जो इन सभी से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर छोड़े। अरे भाई अब एक बात बताओ, आप रिमाइंडर का लफड़ा ही क्यों रख रहे हो? आप 219 में से 3 घटा दो तो 216 आएगा। 365 में से 5 घटा दो तो 360 आएगा। 511 में से जो 7 उसका रिमाइंडर है वो घटा दो तो 504 आ जाएगा। अब आपने ऐसे नंबर निकालने हैं जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। आपने रिमाइंडर का खेल ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आती है कि भई पहली बात तो ये सबको पता है कि एक ऐसा नंबर जो इन्हीं भी नंबरों को पूर्णतः डिवाइड करता है, वो नंबर और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट भी लिखा है इसने, तो वो एलसीएम होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। पर एक बात बताओ मेरे को, एलसीएम निकालने में भी अगर आप टाइम लगा रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ये सब करने का? नहीं, फ़ायदा कैसे करना है? भई ऑप्शन पे जाओ। इनमें से ऐसा ऑप्शन ढूँढो तो डायरेक्टली इनको डिवाइड कर रहा है और क्लियरली अंधे को भी दिख जाएगा, कोरिया के बच्चे को भी दिख जाएगा कि 72 जो है वो 360 का मतलब 5 गुना होता है। 72 का 3 गुना ये दे रखा है, 72 का 7 गुना ये दे रखा है। हर एक चीज़ें 72 के मल्टीपल में दे रखी है यानी 72 ही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, तो 72 अपना सही आंसर है। अपन चलते हैं 16 नंबर के ऊपर।
ये थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रैशनलाइज़ेशन का यूज़ होगा और कुछ भी नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस भाई सारे ऑप्शन साइन और कॉस की टर्म्स में हैं, तो इसको साइन कॉस में पहले ब्रेक कर लो। तो tan थीटा तो होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, होल अपॉन में 1 प्लस ये आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब अपन पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, तो मैंने एलसीएम लिया, तो क्या आया cos A माइनस sin A और नीचे क्या आया cos A प्लस sin A। मैंने चीजें गायब कहाँ कर दी? अरे भाई मैंने जो cos A और cos A एलसीएम आया था वो दोनों तो कट जाएंगे ना एक दूसरे से, तो उनको काट दिया। अब देखो क्या होगा, ऐसा अपन को कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो रैशनलाइजेशन करेंगे नीचे वाली चीज का, तो देखो क्या आएगा, ऊपर तो है cos A माइनस sin A, इसके अंदर cos A माइनस sin A ही गुणा हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन बदलेंगे अपन माइनस करने के लिए, तो ये सेम चीजें ही तो है, यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली टर्म आएगी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो कितना आसान बन गया ये क्वेश्चन। बस यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, क्या ये वो स्क्वायर से रूट काट देते हैं। अरे काट दोगे तो आंसर कैसे टिक करोगे सभी ऑप्शन में जब रूट है, जब तो काटना नहीं है, रूट को रखना है। इसको सिंप्लीफाई करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ इसमें, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस में 2 कोस ए इंटू में साइन ए, और नीचे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, यानी कोस 2 ए आ जाएगा। तो नीचे तो देखो कोस 2 ए इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, यानी ये और ये तो पहले ही कट गए। अब ऊपर क्या होगा, अरे भाई ये तो 1 बन जाता है, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो साइन 2 थीटा तो अपन को इस ऑप्शन में देखा है, यानी ये एकदम से सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 17 नंबर पे। 17 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या बोला है कि 12 डे एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही आसान सी एक इक्वेशन बनाएंगे अपन और आराम से टोटल वर्क निकाल के और जो भी पूछा है वो कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक मैन और एक वुमेन दे रखा है ना, एक वुमेन ये किसी भी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और अब ये टोटल वर्क आ गया अपना। अब इसी काम के बारे में इसने आगे एक स्टेटमेंट और बोला है कि एक पुरुष अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ये भी टोटल वर्क कर रहा है, यानी एक पुरुष यानी मैन 12 दिन में कर रहा है भाई, सॉरी 15 दिन में, तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क को अपन बराबर रख सकते हैं और बराबर करके यहाँ पे क्या आएगा मैन और वुमेन के रेशियो यानी एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर अब देखिए अपन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे पूरा बताता हूँ मैं। भाई 12 को अंदर गुणा करो तो 12 मैन आ गया, 12 को अंदर गुणा किया 12 वुमेन आ गया, इधर 15 मैन आ गया, ये इधर आएगा तो 3 मैन बच जाएगा और इधर 12 वुमेन बच गया। अपन को तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी है, 3 से 12 4 बार कटेगा, यानी 4/1 बच जाएगा मैन और वुमेन की एफिशिएंसी। अब क्या होगा, ये हेल्प करेगा अपन को टोटल वर्क निकालने में। भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इधर रख के निकाल लेते हैं क्योंकि ये कैलकुलेट करना आसान है। तो मेन की एफिशिएंसी 4 आई है, वुमेन की 1 आई है। वुमेन कम काम कर रहे हैं, कम दक्षता है उनकी, मेन की ज़्यादा है। 15 इंटू 4 करेंगे तो टोटल वर्क अपना 60 आ गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछा क्या है? एक महिला अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगी? अरे भई 60 काम है टोटल, महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल महिला उस काम को करने में 60 दिन ले लेगी। बड़ा ही आसानी से सॉल्व हो गया। 18 नंबर पे आ जाओ। 18 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक टीवी सेट है, वो 40,500 रुपए में बेचकर एक विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। तो 40,500 रुपए में बेचा, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8 होती है। इसको लाभ हो रहा है तो 8 पे 1 का लाभ, यानी 9/8 आएगा। अब लेकिन ध्यान यहाँ पे ये देना है कि 9 अपना सेलिंग प्राइस है और 8 अपना कॉस्ट प्राइस है। भाई 8 पे खरीद के 9 में बेचोगे जब ही तो 1 रुपया कमाओगे ना उस पे। ठीक है, तो ये अपन को क्या दे रखा है, इसने ऑलरेडी सेलिंग प्राइस दे रखा है। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इसे 8/9 लिखना पड़ेगा। कायदे की बात आ गई समझ में? ठीक है, अब आगे देखो, उत्पादन लागत में 37.5% की वृद्धि होती है। 37.5 का फ्रैक्शन 3/8 होता है। 1/8 का 3 गुना होता है, ये 3/8 कैसे? ये 12.5 का 3 गुना 37.5 होता है। तो अब 3/8 यानी कि मैं फ्रैक्शन लिखता हूँ 3/8, 8 पे 3 की वृद्धि करिए यानी 11/8 आ गया। अभी तक आसान चल रहा है। नया सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर 15% का गेन करना है। 15% का मतलब 115/100 करना है। तो 115/100 को भी मैं काट के लिख देता हूँ तो 23/20 आ जाएगा। मैंने बड़ा आसान बना लिया इस क्वेश्चन को। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप पहले 40,500 में 12.5% का प्रॉफिट से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते थे, फिर उस कॉस्ट प्राइस में आप इतने की वृद्धि कर सकते थे, फिर आप 15% का गेन निकाल सकते थे। मैंने डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन बना दिया उसको। आसान ऐसा ही होता है। अब भाई मेन टास्क आता है कि इसको सिंप्लीफाई करना। 8 से 8 कट गया, इस 0 से अपन ने ये 0 काट दी, 9 से मैंने इसको काटा तो ये आ गया 9 चौके 36, 9 पंजे 45 और 450 आ गया।
अब इस 2 से 450 को काट दो तो 225 आ जाएगा। अब बाकी चीज़ों को गुणा कर लेते हैं अपन। तो पहले 23 से आप 225 में गुणा कर लो, क्योंकि 11 से गुणा करना आसान होता है। तो मैंने 23 से 5 में गुणा किया तो 115 आता है। 115 का 5 लिखा अपन ने और 11 कैरी लगा दी। 23 दूनी 46 होता है। 46 में आप 11 जोड़ोगे तो 57 आएगा। 7 लिखा मैंने, फिर 5 कैरी लग गई। 23 दूनी फिर 46 होता है। 46 में 5 जोड़ेंगे अपन तो 51 आएगा। अब 51 75 को 11 से गुणा करना है। अब आपके पास में एक बड़ा एग्जाम्पल भी मिल गया। या तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो और 11 से गुणा करने वाली ट्रिक भी अपनी रिवाइज हो जाएगी। भाई इधर 5 आएगा, इधर 5 आएगा। कायदे से तो ये ऑप्शन तो दोनों कट गए। 5 और 5 तो पक्का आएगा। बीच वाली चीजों को सोल्व करना है। 7 और 5 12 का 2, एक कैरी लगेगी। तो 7 और 1 8, 8 और 1 9। फिर क्या होगा? देखो पूरा सोल्व करने की नीड भी नहीं है। 9 to 5 दिख गया है मेरे को। बाकी चाहो तो एक में 5 जुड़ेगा तो 6, 56 925 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ा ही आसानी से निकाल लिया अपन ने। बस कैलकुलेशन करने की ट्रिक्स आपको दिमाग में रहनी चाहिए। 19 नंबर पे आ जाऊं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 प्राइम नंबर अपन को बताना है। भाई अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, जब भी तो आप उनका जोड़ करके एवरेज बता पाओगे। तो जल्दी से लिख लेते हैं। 2 होती है, 3 फिर 5 फिर 7। फिर अगली लाइन में आ जाते हैं तो यहाँ 11 13 और 17 होता है। 19 भी होता है। फिर अगली लाइन में जाते हैं तो 23 होता है और फिर 27 नहीं होता, 29 होता है। फिर अगली लाइन में आएंगे तो 31 होता है। फिर 33 नहीं होता, 37 होता है। कितने लिख लिए अपन ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख लिए। 3 और लिखने हैं। तो 40 वाली लाइन में एक तो 41 होता है, एक 43 होता है और एक 47 होता है। ये सब होते हैं। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए भी आपको दिमाग लगाना है। जल्दी कैसे जुड़ेगा? भाई देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। अब 17 में 17 जोड़ दो तो 34 आ जाएगा। 34 के अंदर 3 जोड़ा तो 37 और 10 47। 47 में 30 जोड़ दो तो 77 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 40 और 12 यानी 52। इन दोनों को जोड़ दो 68 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ दो 120 और 10 130 और एक 131 आ जाएगा। बड़ी आसानी से जोड़ लिया अपन ने। 8 और 7 15 और 2 17 और 1 18, एक कैरी लग गई। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21 और एक 22 का 2 आ गया। 2 कैरी लग गई, 328 आ गया। लेकिन 328 थोड़ी एवरेज बताना है अपन को। तो 15 से भाग लग जाएगा क्योंकि 15 संख्याएं थी। 15 दूनी 30, 2 वाला ऑप्शन आएगा। ये और ये काटते जाओ। भाई मैं बता रहा हूँ जितना जल्दी करोगे उतना फायदा में रहोगे। तो अब 28 आया है तो 28 के लिए तो 15 एकम 15, 21 वाला ऑप्शन ये रहा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा क्यों करना है? कौन देखने आ रहा है अपन को कि पूरा करना है या नहीं करना है? 20 नंबर पे आ जाओ। 5 6 क्वेश्चन अपने बचे हैं, आसानी से हो जाएंगे। इसमें क्या बोला है कि इस चीज की वैल्यू बतानी है। मैंने जब पीटीएस नंबर शायद 8 या 10 था, वो जब सिंप्लीफाई कराया था तो मैंने उसमें बहुत डिटेल में पूरा ग्राफ बना के एएसटीसी वाला रूल बता के ये चेंजिंग लाइन, ये नॉन चेंजिंग लाइन सब बहुत डिटेल में बताया था। तो अगर किसी को वो समझना है डिटेल में तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा वो वीडियो। आई पे आ भी रहा होगा, आप देख लेना। वो वाला आप जाके प्लीज चेक कर लेना। अभी अपन सिर्फ डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या करना है देखिएगा। 2 इंटू मैं और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना बताऊंगा। ये बाकी अपन आराम से सिमिलरली देख लेंगे। तो भाई साइन 1 आ गया। सेक 89 जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस 89 आ जाएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं? साइन 1 को लिख सकते हैं साइन के अंदर 90 माइनस 89। क्यों? क्योंकि 90 में से 89 घटाता हूं तो एक ही आता है और बटे में कोस 89 ऑलरेडी है। अब साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, तो ये कोस 89 आएगा जो कोस 89 से कट जाएगा। तो भाई इसकी वैल्यू 2 आएगी, प्लस में इसकी वैल्यू 3 आएगी और माइनस में इसकी वैल्यू 5 आएगी। ये सब कटते जाएंगे तो 5 में से 5 आएगा, 0 अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़िया आसानी से आ गया। चलते हैं 21 नंबर के ऊपर। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि एक स्टोर है, उसमें 500 रुपए में एक वस्तु बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस 500 रुपए दे रखी है। इससे उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, 25% का अगर लाभ होता है तो अगर अपन 25% का लाभ से कॉस्ट प्राइस निकालें तो भाई 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 पे 1 का लाभ यानी 5/4। मतलब जब कॉस्ट प्राइस 4 पे आप कोई चीज खरीद के 5 पे बेचोगे तो आपको लाभ होगा। अरे तो ये वैल्यू तो 5 की है, अपन को 4 के निकालनी है। यानी अपना कॉस्ट प्राइस जो है वो 400 आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। इसने बोला कि बाद में स्टोर पुरानी इन्वेंट्री को खाली करने के लिए वस्तुओं की कीमत में 20% की कमी कर देता है। यानी कि 500 रुपए वाली चीज थी, उसमें 20% की उसने कमी कर दी। कमी कैसे करी? कि चीज थी 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, उसने 5 पे 1 की कमी करके इसे 4/5 का बेचा। यानी इसने 400 का ही बेचा और कॉस्ट प्राइस भी 400 थी। तो ये बोल रहा है कि नया प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज क्या होगा? अरे एक चीज देखो, 400 की चीज को 400 में बेच रहे हो तो कोई प्रॉफिट या लॉस होगा क्या? नहीं होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। बड़ा ही आसानी से आ गया आंसर। 22 नंबर पे चलते हैं।
फाइंड द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है। उसकी हर एक साइड दे रखी है 18। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है तो कोई भी कर लेगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आएगा √3/4 18 का स्क्वायर, साइड 18 है ना अपनी, तो 18 × 18। 2 से काटा तो ये आ गया, 2 से फिर काटा तो 9 आ गया, 9 × 9 81 होता है, यानी 81 अपना आंसर आ जाएगा। 10-10 सेकंड में होने वाले सारे क्वेश्चन है अपने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 23 नंबर पे चलो। एक धनराशि है, वो वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 6400 और 5 वर्ष में 8100 हो जाती है। यानी कि 3 साल में 6400 बन रही है, 5 साल में 8100 बन रही है। प्रति वर्ष की ब्याज दर ज्ञात करनी है। भाई 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो आप अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ये वाला फॉर्मूला लगा के 2 इक्वेशन बना के इनका रेशियो लेके और फिर आराम से आप ब्याज दर बता सकते हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उस फॉर्मूले में बेस्ट है वो। लेकिन उतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, उससे भी छोटा तरीका है अपने पास में। कैसे? देखिए, अपन ने आज पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें अपन कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे थे और अपन ने उसमें देखा था कि भाई अगर मेरे को 2 साल का लिखना होता है तो मैं स्क्वायर करता हूँ, 3 साल का लिखना होता है तो मैं क्यूब करता हूँ। तो भाई यही चीज अप्लाई कर दो ना यहाँ पे। क्या करो कि जैसे देखो, 3 साल का इतना दे रखा है, 5 साल का इतना दे रखा है, रेट पूछ रहा है। अरे तो इनके बीच में जो 2 साल का अंतर है वो 2 साल ले लो ना आप। तो यानी कि 6400 और 8100 का रेशियो लिखो आप। 6400 और 8100 का रेशियो लिखो। अब 2 साल का इनके बीच में अंतर है तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। अगर 3 साल का अंतर होता तो मैं क्यूब रूट ले लेता, पावर वैसे ही चलेगा। और आप जब ये वाली इक्वेशन को भी सोल्व करके देखोगे तो यहाँ पे आपको यही पता लगेगा कि स्क्वायर रूट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, ये 9 आ गया, 64 का रूट 8 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं आया, आंसर दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। अरे भैया जी, 8 पे 1 बढ़ोतरी होती है जब भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है ना। मैं फिर लेके चलता हूँ आपको पीछे वाले क्वेश्चन पे, कंपेयर करके भाई आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। आपने देखा कि 8000 पे 9261 वैल्यू, 20 पे 21 बढ़ाया था ना अपन ने। फ्रैक्शन तो अपनी 5% की 1/20 आई थी, 20 पे 1 बढ़ाया था तो 21 आया था। यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। यहाँ पे करीब ही मिल गया है बस अपन को ऑलरेडी कि 8 पे 9 बढ़ाया हुआ मिल गया है। यानी कि 1/8 है आपकी फ्रैक्शन, और 1/8 किसका होता है? 12.5% की वैल्यू होती है, 12.5 टिक कर दोगे। बड़ा अच्छा, 12.5 अपन को इस ऑप्शन में दे रखा है, ये है, ये तो 12 से 1/3 लिखा है, ये टिक कर देंगे अपन, आसानी से आ गया। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 24 और 25 आराम से निकाल लेंगे। इसमें क्या बोला कि एक ट्रक ड्राइवर है, वो 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रक चलाता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और 3 घंटे तक उसने ट्रक चलाया। फिर उसने क्या किया? 1 घंटे के लिए उसने रेस्ट किया, रुका और कहीं नहीं गया वो, यानी रेस्ट किया, यहाँ चला नहीं है वो। फिर क्या हुआ? उसने फिर चला 4 घंटे के लिए 60 की स्पीड से। तो वो बोल रहा है कि औसत रफ्तार बताओ। अरे औसत मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कोई मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर एस टी। तो मैंने जीएसटी से याद करवाया था डीएसटी को। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे, यानी 60 इंटू 3 प्लस में यहां वो कोई दूरी कवर नहीं करा है, मतलब 0। यहां उसने 60 इंटू 4 की दूरी कवर करी है, बटे में टोटल टाइम। यही एक मुद्दा आता है इस क्वेश्चन के अंदर जो इसको खास बनाता है। क्या? कि टाइम के अंदर आप ये वाला टाइम भी इंक्लूड करोगे। अपन को डिस्टेंस में नहीं करना है, टाइम में करना है, क्योंकि टोटल टाइम आता है फॉर्मूले में। तो 3 और 1 4, 4 और 4 8 आएगा नीचे। तो ये 240 बन गया, नहीं ये 180 बन गया और ये 240 बन गया। 180 में 240 जोड़ेंगे तो 420 आएगा, बटे 8 करेंगे तो 8 पंजे 40, 2 बचेगा 20, यानी 8 दूनी 16, 52 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ये वाला आ जाएगा। बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं आज के पेपर के। वेन आरेख दे रखा है, बार ग्राफ दे रखा है। इस बार ग्राफ के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ ई साइकिल जो 2 बजे से 6 बजे तक पार्क हुई है, उनकी अपन को पार्किंग चार्ज बताना है अगर 3.5% रेट है पर आवर की। भाई कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है। ये देखो कि 2 बजे से लेके और 6 बजे तक ये वाले साधन पार्क हुए हैं, इतने साधन के नंबर हैं, 3.5 की रेट है, इनको निकाल के 3.5 से गुणा करो, आंसर आ जाएगा। तो देखो 45 और 45 90, 90 में जोड़ना है 45 और 25 यानी 70, और इसमें जोड़ना है 55 को, इधर 5 आ गया, ये आ गया 12 और 9 21, 215 व्हीकल्स खड़े हैं। ये 3.5 पर का चार्ज दे रहे हैं। अरे भाई एक बताओ बात है कि 5 को 5 से गुणा करने पे तो यूनिट डिजिट 5 ही आता है ना। 5 इस ऑप्शन में भी है, अरे लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि इस पॉइंट को कोई चीज काट ही नहीं पाएगी। पॉइंटों में आंसर रह जाएगा, ये आ जाएगा। बाकी आप इसको सोल्व भी करके देख सकते हो, यही वाला आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आसानी से अपना पूरा पेपर आज का सिंप्लीफाई हो गया है। 25 के 25 क्वेश्चन अपन ने सिंप्लीफाई किए। इसी तरीके से अपन बाकी के पीटीएस पे सिंप्लीफाई करते रहेंगे। बस आपको एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन देनी है। ये सारी मेरी प्लेलिस्ट है। इनके अंदर ये जो मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट है, आप प्लीज़ इसको जाके चेक करिए। इसके अंदर मैंने हर एक क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी हैं, स्क्वायर की, क्यूब की। और ऐसा नहीं है वो 1-2 क्वेश्चनों पे लग के खत्म हो जाती हैं, वो एवरग्रीन है। हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो आप उन चीज़ों को, ठीक है? बाकी अपन मिलते हैं अगले पीटीएस के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।